नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ईवीएस का सब्जेक्ट है उसमें का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सामाजिक बुराइयां, जिसमें हर साल आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाल विवाह किसे कहते हैं, दहेज प्रथा क्या होता है, बाल श्रम क्या होता है, चोरी क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम सबसे पहले बात करते हैं बाल श्रम की। आखिर बाल श्रम होता क्या है। ठीक है, सामाजिक बुराइयां पढ़ रहे हैं। बाल श्रम, जैसे नाम ही से पता चल रहा है, बाल श्रम यानी कि बच्चों से क्या करवाना, काम करवाना। ठीक है, छोटे से उम्र में ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं विकास के समुचित अवसर का प्रदान न करना और उन्हें किसी रोजगार एवं व्यवसाय में लगा देना बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटे से उम्र ही बच्चे को पढ़ाने लिखाने एवं विकास में समुचित विकास का अवसर नहीं मिल पाना और उन्हें रोजगार या फिर व्यवसाय में लगा देना क्या कहलाता है, आपका बाल श्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें आपके कारखाना हो गया, खान हो गया एवं अन्य खतरनाक जो उद्योगों होते हैं उनमें लगाने के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद को याद कीजिएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद को। अब बात करते हैं हम सरकार द्वारा उठाए गए कदम की। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका कारखाना कानून, जो कि कब आया था, 1948 में आया था। ठीक है, कारखाना कानून के तहत उन सभी को क्या कहते हैं, बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिनकी आयु जो है 15 से कम है। मतलब कारखाना कानून के तहत क्या किया गया है, बालक की श्रेणी में उन्हें शामिल किया गया है जिनकी आयु जो है 15 वर्ष से कम है। ठीक है, यह कानून बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध किया जाता है या फिर रोका जाता है। जो आपका कारखाना कानून आया है 1948 में आया था, यह क्या है, मतलब बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए प्रतिबंध करता है। ठीक है, अगला अधिनियम है आपका बाल श्रम, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम, जो कि कब आया था, 1986 में आया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इन सन को आप डेट को याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखिए 1979 में सरकार द्वारा बाल श्रम को खत्म करने के लिए गुरुपदत्त स्वामी समिति का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1979 में सरकार के द्वारा जो बाल श्रम बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा किस समिति का निर्धारण किया गया था, तो गुरुपदत्त स्वामी समिति का निर्धारण किया गया था या फिर गठन किया गया था। इस समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम यानी कि निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 में बनाया गया था। ठीक है, मतलब इस समिति के सिफारिशों पर बाल श्रम अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप, प्रतिवर्ष जो है दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कार्य या फिर व्यवसाय में हम नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से 18 वर्ष से के बच्चों या किशोरों को छोटे काम करवा सकते हैं, लेकिन हम उसे किसी खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगा सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें हम किसी खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के द्वारा सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे। राष्ट्रीय बाल नीति 2013, सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की थी। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के इंसान को बालक माना गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत कितने साल के आयु के बच्चों को बालक माना जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या माना जाएगा भाई, बालक माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ठीक है,
अगला है आपका बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। जो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है, इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में किया गया था। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सुझाव देने व उचित कार्यवाही करने हेतु 26 सितंबर 1994 को, ये डेट याद रखेंगे, 26 सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया था। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि भारत सरकार ने बाल श्रम को कब प्रतिबंधित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, बाल श्रम हो जाएंगे। बाल विवाह किसे कहते हैं? हमारे देश के कानून के अनुसार अगर लड़के की आयु जो है 21 वर्ष और लड़की की जो आयु है 18 वर्ष से अगर कम होती है, या इन दोनों में से किसी एक की भी कम हो और ऐसे में इनका विवाह किया जाए, तो ये क्या कहलाता है, आपका बाल विवाह कहलाता है। लेकिन फिलहाल में भारत सरकार जो है लड़की की आयु जो है कितनी करने जा रही है, 21 वर्ष, 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 के तहत 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं हम शारदा एक्ट। आखिर शारदा एक्ट होता क्या है? शारदा एक्ट जो है 1929 में आया था। 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। जो शारदा आपका एक्ट था, उन्होंने क्या किया था, जो महिलाओं की जो आयु है, मतलब विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी, 14 वर्ष से किया था, और पुरुषों का जो विवाह का आयु था वो कितना किया था, 18 वर्ष से किया था। लेकिन 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ। इसमें विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष कर दिया और पुरुषों के लिए कितना कर दिया था, 21 वर्ष। जब आपका शारदा एक्ट है उसमें संशोधन हुआ तो क्या किया, जो महिलाओं की उम्र कितना था, पहले 14 था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। ठीक है, और जो पुरुष है, पुरुष की उम्र कितनी थी, 18 थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। ठीक, तो आपका शारदा एक्ट आया था, उनमें फिर से 1992 में संशोधन हुआ और इसमें ऐसे अभिभावकों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है जो बाल विवाह को समर्थन देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, या अपने बच्चों का जो विवाह है वो कम उम्र में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि 2006 की। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और इस कानून को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है, और उसके बदले में एक नया कानून बनाया, उसका क्या नाम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और इस कानून को कब पारित किया गया था, 1 नवंबर लागू का पारित जो है आपका 2006 में हुआ था, लेकिन इस कानून को लागू कब किया गया, 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, इस अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाज़त देते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इस कानून के तहत। ये तो हो गए आपके बाल विवाह। ठीक है, अब बात करते हैं हम दहेज प्रथा। आखिर दहेज प्रथा होता क्या है? विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा वर को दिए जाने वाला उपहार ही दहेज कहलाता है। मतलब विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा, विवाह के अवसर पर मतलब वधु पक्ष द्वारा जो वर को दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका दहेज प्रथा कहलाता है। हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, उनको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दहेज निषेध अधिनियम जो कि कब आया था, 1961 में आया था। ठीक है, यह कानून जो है 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। इसमें 1984 में इनमें संशोधन हुआ, लेकिन
1986 में फिर से इनमें दोबारा संशोधन किया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने या दहेज देने वाले व्यक्ति या फिर दहेज लेने या दहेज देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, ठीक है, मतलब दहेज देने या दहेज लेने के लिए मतलब व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की कारावास या फिर न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की रकम, जितनी दहेज की रकम है, आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी में एक नया अनुच्छेद 304 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अगर लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों में हो जाती है तो इसमें पति या परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ठीक है। मतलब जो लड़की है, अगर लड़की की जो विवाह जो है 7 विवाह होता है, अगर उसकी मृत्यु जो है 7 वर्ष के अंदर हो जाता है सामान्य परिस्थिति में, तो उसके मृत्यु का जिम्मेवार किसे ठहराया जाएगा? उसके घर परिवार को ठहराया जाएगा, ठीक है। कि लड़की की मृत्यु दहेज हत्या की, मतलब जो लड़की की मृत्यु है वो दहेज की वजह से तो नहीं हुआ है, ठीक है। यदि वे दहेज हत्या के दोषी पाए जाते हैं, यदि वो उनके घर वाले जो है दहेज प्रथा के दोषी पाए जाएंगे, तो यह अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है, ठीक है। आईपीसी धारा 498 भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आईपीसी धारा कितनी 498 के तहत पत्नी को उसके पति या फिर ससुराल वाले की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी, हम किसकी बात कर रहे थे, ये हो जाएगा आपका दहेज प्रथा, ठीक है। ये इनके मेन पॉइंट है दहेज प्रथा की, इनको आप अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम चोरी। आखिर चोरी होता क्या है, ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इच्छा के सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना चोरी कहलाता है। इसलिए चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चोरी को संपत्ति के विरुद्ध क्या कहा जाता है? अपराध भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्राचीन काल में चोरी करने का उद्देश्य व्यक्तियों को द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का होता था, ठीक है। मतलब प्राचीन काल में क्या होता था, चोरी करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य होता था, मतलब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, दिनचर्या को क्या करने के लिए, दिनचर्या को अच्छे ढंग से करने के लिए चोरी करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान में उनका मुख्य उद्देश्य जो है, मतलब चोरी करने का मुख्य उद्देश्य बदल गया है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अपने विषयता का जीवन जीने हेतु चोरी कर रहे हैं। मतलब अपने विषयता यानी कि ऐसो आराम जीवन जीने के लिए, अच्छे मोबाइल रहने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, इन सब के लिए क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहा है। लेकिन आजकल ऑनलाइन भी चोरी हो रहा है, ठीक है। चोरी के संबंध में अलग से कोई भी अधिनियम नहीं बना है। इसके सभी वैधानिक प्रावधान आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किया गया है एवं चोरी को आपराधिक एवं फौजदारी मामलों में शामिल किया गया है, ठीक है। चोरी के अपराध से संबंधित आईपीसी की प्रमुख धाराएं 378 चोरी की परिभाषा दी गई, ठीक है। देखिए, जो आपका चोरी के अपराध संबंधित आईपीसी की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। उनमें से आपका है धारा 378 में क्या बताया गया है? चोरी की परिभाषा बताया गया है, ठीक है। समझिए इनको कि चोरी की परिभाषा आखिर होता क्या है। व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे में से उसकी सचल संपत्ति को लेना, एक बेईमान आशय के साथ संपत्ति को लेना, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है धारा 378 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो आपका जवाब होगा चोरी की परिभाषा धारा 378 में दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 379 में क्या दिया गया है? चोरी के लिए दंड दिया गया है, ठीक है। जो कोई व्यक्ति जो है चोरी करेगा उसे 3 वर्ष की अवधि तक कारावास या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। क्या किया है? 378 में क्या बताया गया? आपको चोरी की परिभाषा दिया गया है। 379 में क्या बताया गया है? चोरी के लिए दंड बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। मतलब निवास गृह आदि में चोरी किस धारा में शामिल है? 380 धारा 380 में शामिल है।
जो कोई व्यक्ति मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी घर में चोरी करेगा तो उसे 7 वर्ष की कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम धारा 381, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की चोरी, मतलब जो नौकर रहेंगे वे अपने मालिक की अगर चोरी करेंगे, इस पर यह धारा बना हुआ है, धारा 381। जो कोई भी व्यक्ति जो है या फिर क्लर्क होगा या फिर नौकर होगा, होने के नाते अपने मालिक के संपत्ति को, किसी भी संपत्ति को चोरी करता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है, वह उन्हें जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, किसमें दिया गया, ये धारा 381 में दिया गया है। अब बात करते हैं हम धारा 382। धारा 382 में क्या बताता है, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। ठीक है, जो कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है या उसे उपहति करता है या उसका अवरोध करने की या फिर मृत्यु का भय दिखाकर करने की तैयारी से चोरी करेगा तो उसे कम से कम 10 वर्ष की अधिकतम कारावास हो सकती है, वह जुर्माने द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है, ये आपका 382 धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चोरी के जितनी भी धाराएं हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन धाराओं को अच्छे से याद कीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने सामाजिक बुराइयों में बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा व चोरी को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।